हम आपको नेपियर की खेती करने की जो तकनीक है, जो हम किसान भाइयों को बता सके, तो ये कैसे बढ़िया से बढ़िया उपज इसकी हो सके, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। नेपियर की खेती में जो हमारे किसान हैं श्री उमेश सिंह, ये भी खेती करते हैं और ये मेरे सहयोग भी करते हैं। सर, आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब के आदेशानुसार हमने वर्क किया, तो हमने इसकी जो लेवलिंग दूरी रखी जमीन समतल से, तो डोर की हमने रखी कम से कम 12 इंच, ऊपर हमने 12 इंच इसको छोड़ दिया। और इसकी जो चौड़ाई हमने दूरी रखी वो रखी हमने 4 फीट। आसानी से इसमें कोई व्हीकल या कटाई का वाहन आराम से निकल जाए। और इसकी भी चौड़ाई हमने 4 फीट ही रखी, इसकी भी 4 फीट रखी। आराम से इसमें हम खाद भी डाल सकते हैं और कोई भी हम इसमें से काटने वाला वाहन आसानी से निकाल सकते हैं। नेपियर की खेती करना एक तरह से आसान है, पर इसकी कटाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम मजदूर से अगर कटाई करते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इस कारण से हमने इसकी दूरी निश्चित किए हैं। जो हम हार्वेस्टर मशीन जो ऑटोमेटिक होती है, कटाई के लिए इसकी व्यवस्था की है। तो इसी की वजह से हमने इसकी सेंटर से सेंटर 5 फीट की दूरी पे रखे हैं, और जो प्लांट टू प्लांट है वो लगभग 10 इंच से 12 इंच की दूरी पे रखे हैं। तो जब उसकी हार्वेस्टर आएगी तो ये चलने में हमें किसी पौधों की नुकसान ना हो सके। सर, हम दोनों को बीच में ले सकते हैं हार्वेस्टर के, या फिर हमें इसी नाली में चलाना? जी नहीं, एक नाली में रहेगी और नाली के बाद में जो साइड से उसकी जो टिपर जो रहेगी वो साइड वाले को काटेगी, वो सामने में नहीं हो करके वो साइड में। सर, वो दोनों साइड से काटेगा, एक बार इस साइड पे एक साइड इस साइड पे, एक ही बार चलाना? एक ही डोल पे ये काटेंगे। जैसे हम इसमें अपना ट्रैक्टर व्हीकल रखेंगे और वो साइड से हार्वेस्टर रहती है, वो साइड वाले डोल को काटेंगे। फिर जब ये काट लेंगे फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, वो साइड में होते हैं। जैसे सर हम समझ पा रहे हैं कि एक बार अगर हम इसमें चलाएंगे तो ये लाइन जाएगी हमारी, ये लाइन जाएगी, वो बच जाएगी। नहीं, ये दोनों, ये पूरी डोल की डोलेगा दोनों की। इसकी चौड़ाई जो होती है कम से कम 4 फीट की होती है। इसलिए जो हमारे जो भी प्लांट है, एक जो मेर पे जो दोनों साइड जो लगे हैं वो एक साथ हार्वेस्टर से आएंगे। तो इसके बाद वो कटाई कर करके ऑटोमेटिक ये 8 से 9 mm 6 mm जैसा भी हम गायों को खिलाना चाहेंगे उतनी छोटे टुकड़े काट करके ट्रॉली में डालते जाएंगे, तो ट्रॉली हमारे साइड में चलेगी। इसीलिए इस तरह की ये दूरी बनाई। तो सर, जो लाइन क्लियर होती जाएगी ट्रॉली उस लाइन में आएगी या उसके पीछे आएगी या बराबर में आएगी? उस जो लाइन कटती जाएगी इस लाइन में जाएंगे, क्योंकि जो आगे जहाँ नेपियर लगे रहेंगे तो आप देख सकते हैं 12 से 15 फीट लंबाई इसकी होती है हाइट। तो 15 फीट की हाइट होने पे हम ट्रॉली नहीं ले जा सकते, इसलिए जिधर से कटाई होती जाएगी जगह बनती जाएगी और नेक्स्ट बार में वो काट करके वो चलते हैं। तो सर, इस बार आपने प्लांटेशन जो है मार्च में किया है, तो इसको लगाने का कितना आगे तक समय है हमारे पास? ऐसा है उमेश जी, जो भी किसान भाई अगर लगाना चाहे तो मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पानी से इफेक्टेड नहीं है बरसात के सीज़न में, तो आप बरसात में भी लगा सकते हैं। तो सर, ये साल में 12 महीने हमको फसल देती है, तो 12 महीने इसकी रोपाई नहीं हो सकती? नहीं, 12 महीने इसलिए नहीं हो सकती है जो 15 अक्टूबर के बाद में जो हमारी जो टेम्परेचर होती है, तापमान जो होती है वो गिर जाती है। गिर जाने के बाद में इसमें अंकुरन नहीं होता, और जो पौधा इसकी भी जो कटाई होती है उस समय स्लो हो जाएगी। जो जब हम 15 अक्टूबर के बाद से लेकर 15 जनवरी फरवरी तक इसकी जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट आ जाती है, कारण कि उस समय ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, जब सर्वाइव नहीं करेगा। नहीं, आपको ऊपर से कोई भी फर्टिगेशन है वो वगैरह जो हम डालते भी हैं वो स्थिर रहता है। तो सर, जैसे अब हमने ये फर्स्ट रोपाई कराई है, तो इसकी सिंचाई हमें कितने समय पे करनी है? ऐसा है, वो तो आवश्यकता अनुसार आप करते रहिए, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया सिंचाई की जो सुविधा है, अगर आप नेपियर का सबसे बढ़िया उपज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी रेन गन के द्वारा जो वर्षा विधि जो एक होती है, एक जैसे एक टपका विधि होती है जो उसको ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं, एक ये फ्लड इरीगेशन होती है जो सतही सिंचाई करते हैं, जो नॉर्मली किसान भाइयों हमारे करते हैं, जो नाले में पानी डाल करके और सिंचाई करते हैं, और तीसरी होती है वर्षा विधि जिसे कि रेन गन के द्वारा बोलते हैं। तो रेन गन से क्या है, जो हमारे जो नेपियर की जो हाइट होती है लगभग 15 फीट तक हो जाती है, 12 से 15 फीट। तो अगर हम रेन गन से सिंचाई करते हैं तो उसकी पत्ते धुल जाते हैं, और जो हम खाद देते हैं इसमें हमें जैविक खाद देनी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि रासायनिक खाद देने से जो जमीन में है वो स्थिर हो जाता है। एक सवाल और है, जैसे अब हमने इसमें सिंचाई की है, हाँ। उसके बाद अभी जमीन ऐसी टाइट हो गई, आप देख सकते हैं हाँ कि दरारें छोड़ रही है सर। हाँ तो अभी नमी इसके अंदर है, तो हाँ। क्या अभी इसमें पानी दिया जा सकता है और बेच हाँ, दिया जाएगा? नहीं, अब इसमें सिंचाई करने के उपयोग में आप ला सकते हैं, सिंचाई आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी आप देख लीजिए कि किसी भी, जैसे इधर वाली प्लॉट है, ये वाली, यहाँ पे आपकी काफ़ी नमी है, तो इसीलिए इसको आपको रोकना पड़ेगा। तो जो आपके लाइन जो सूख रहे हैं, इसमें आप सिंचाई कर सकते हैं, दरार नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि इसमें जब एयर चला जाएगा तो जो जड़ें हैं वो जड़ें नुकसान देंगी। सर हमें मिनिमम नमी कितनी रखनी है इसमें? मिनिमम आवश्यकता अनुसार जैसे फसल में लगाते हैं। अगर इसको जमने के बाद अगर थोड़ा सूख भी जाए, पानी की आवश्यकता पूर्ति न हो पाए किसी कारणवश, तो कोई इफेक्ट है सर? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आता ही है, लेकिन अगर सिंचाई की जब जरूरत हो, जैसे गर्मियों में कम से कम 10 से 15 दिन पे आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, मौसम के हिसाब को देखते हुए। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि इसमें हमें खाद कब लगाना है? ये इसमें जैविक खाद देना है। जैसे हमने गोबर की खाद तो इसमें आपने डाले ही है, जैसे मैंने बताया था। तो गोबर की खाद डालने के बाद में हमने एक पॉन्ड एक बना लीजिए 2 फीट गहरा और लंबाई में कम से कम 50 फीट, और इसमें आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद जो आप घरों में चावल बनाते हैं, चावल की मांड जो फेंक देते हैं, उस मांड को इकट्ठा कर दीजिए। और मट्ठा आपके घरों में होती है, मट्ठा जितना पुराना हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो ताज़ा मट्ठा, पुराने से पुराने मट्ठे और चावल की मांड और गुड़, ये तीनों को मिला करके उस पॉन्ड में डाल दीजिए। और 1 हफ्ता में जब भी आप सिंचाई करेंगे, उसके पानी के साथ साथ जो सिंचाई करेंगे उसी के साथ वो भी चलता रहेगा। वो सर हर सिंचाई का देना है? जो हम जैविक जब खाद डालते हैं उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितना डालेंगे, हर सिंचाई पे डालेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत। सर हम जो बनाएंगे खाद का खर्चा, तो उसमें हम कितने खेत की सिंचाई कर सकते हैं? इसमें आप बनाते रहिए और डालते रहिए, ऐसा नहीं है उसको होल्ड नहीं करना। ये जब कल्चर एक बार बन जाएगा तो इसमें आप पानी भरते रहिए और बनाते रहिए, और हर बार सिंचाई के साथ उसमें डालते रहिए। उसका कोई लिमिट नहीं है जो हम 10 दिन में तैयार होगा और हमें 1 लाख लीटर ही डालना है, 10,000 लीटर ही डालना है, कोई भी उसकी वो नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने इसकी रोपाई करा के सिंचाई करा दी है, खाद का प्रोसीजर हमको बता दिया है, इस सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसकी कटाई हमें किस लेवल पर जाके करनी है सर? ऐसा है उमेश जी, सबसे पहले जब इसकी कटाई होती है थोड़ा टाइम लगता है। पहली कटाई जैसे ये कम से कम 80 से 90 दिन में ये पहली कटाई आएगी। पहली कटाई का मतलब है जो लगभग 8 से 10 फीट का हो जाएगा पहली कटाई। और इसमें आपको उपज भी कम मिलेगा, क्योंकि जो इसकी टिलरिंग, जो इसके कल्ले जो निकलते हैं, ये पहली कटाई में कम रहेंगे, और आप इसकी जितनी बार कटाई करते जाएंगे वैसे जा कर के ये बढ़ते जाएगा जो कल्ले फूटते हैं। तो लगभग हम देखे हैं जो तीसरी बार जो कटाई होती है, तो लगभग ये मेर में जितनी भी गैप है ये सारे एक साथ मिल जाएंगे। यानी पहली कटाई आपको 80 से 90 दिन पे, और दूसरी कटाई जो आएगी वो आपको 1.5 महीने यानी 45 से 50 दिन के अंतर पे आपको कटाई आ जाएगी। तीसरी कटाई भी 45 से 50 दिन की आती है। साल में कम से कम 5 से 6 कटाई आपको। सर जरूरी है कि हम इसको 12 फीट पर काटें, थोड़ा और नीचे भी काट सकते हैं? 8 से 10 फीट जो चारा होती है, इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारी काफ़ी होती है, जो हरे के रूप में मिलते हैं, जिसमें लीफी यानी पत्ते की संख्या ज़्यादा होती है, स्टीम की संख्या कम होती है, जिस कारण से हम गायों को खिलाते हैं तो बड़ी चाव से खाते हैं। अगर आप इसकी कुट्टी काटना अगर नहीं चाहेंगे, अगर साबुत भी अगर पेड़ को काट करके इसकी जो डाली है ये सबको काट करके अगर आप गायों को भी देना चाहेंगे तो वो आराम से इसको खा सकते हैं, क्योंकि नरम होते हैं। लेकिन जब आप 10 फीट से 15 फीट की दूरी अगर इसकी हाइट करेंगे तो उसके बाद में इसमें करापन होने की वजह से गाय आराम से नहीं खा पाएगी, और जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। सर इसमें हम जो देसी और नेचुरल ज्वार है जो हमारे यहाँ आती है मौसम के हिसाब से, हाँ, उससे इसमें कुछ टेस्ट अच्छा है या हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा इसमें प्रोटीन है? आपने जो ज्वार जो चारा के रूप में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप चारा का फसल ले लेते हैं, ठीक है। तो चारा का जब फसल ले लेते हैं तो वो आपका सूखा चारा हो गया। अगर हरा देखने में लग रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि उसमें फल फूल बना करके जो ज्वार में जो ताकत वो तो आपके दाने के रूप में आ गया, तो इसका मतलब वो खोखला रह गया। तो यानी उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं रहती है। यानी ये है जो हमारी हरा के रूप में आप खिला सकते हैं, जिससे कि गायों को ये लगता है कि हाँ हम हरा चारा खा रहे हैं।
लेकिन आप अगर ताकत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो शून्य के बराबर। इसीलिए नेपियर जो है इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज की मात्रा अधिक होने की वजह से और काफ़ी पौष्टिकता होने की वजह से मॉइस्चर इसमें जो नमी होती है लगभग 75 से 80% होते हैं। तो हमारी गाय के लिए कोई भी जितने भी हमारे जो भी गौवंश हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। तो सर ये हम गाय को ही खिला सकते हैं या भैंस है या और बिल्कुल किसी भी जानवर को आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई ये बात नहीं है जैसे गौवंश को ही दे। गौवंश के लिए तो हमारा यहाँ प्राथमिकता है, जो हम एक गौशाला में बता रहे हैं तो गौवंश के लिए दे। अगर आपके पास भैंस है, घोड़े हैं, ऊँट है, जो भी आपके अगर खाना चाहे तो इसको आप खिला सकते हैं बड़ी चाव से। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया अभी कि हम इसकी 4 से 6 कटाई ले सकते हैं, ठीक तो है। 1 एकड़ में 1 साल में हमें कितना उपज मिल जाएगी? ऐसा है 150 से 200 टन तक आपको उपज 1 साल में मिल जाएगी और ये हर साल चलती रहेगी। ये 7 से 8 साल तक चलती रहेगी। सर जैसे हमने 8 साल की इसकी उपज लेने के बाद हमें दोबारा से उसी फसल को उसी खेत में लगाना है तो कैसे तैयारी करनी पड़ेगी सर? देखिए अगर 7-8 साल तक अगर यही फसल चलने के बाद फिर से दोबारा इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लगाने में कोई नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। फिर से दोबारा फिर से इसमें गोबर की खाद डालनी होगी, 1 महीने के लिए बीच में रेस्ट देना होगा। इसके बाद रेस्ट देने के बाद में फिर से सब खाद वगैरह डाल करके फिर से इसकी तैयारी करनी होगी, तब आप इस खेत में लगा सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरे खेत में बदलते रहिए। आज 8 साल इस खेत को हो गया, दूसरा ये हो गया, एक सिस्टम बना लीजिए कि हम 5 एकड़ इसमें लगाए, फिर 5 एकड़ इसमें लगाए, फिर 5 एकड़। हर साल आपको अपने आप ही वो एक चक्र बन जाए। हम इसकी कटाई के समय कोई कीड़ा लग जाता है, फंगस लग जाता है, तो उस समय हम इसको चारे को गौ माता को खिला सकते हैं या फिर इसकी रोकथाम का कोई उपाय है? देखिए इसमें पहला नंबर तो इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते नहीं और रोग नहीं लगते इसमें। और रह गई कीड़े की, तो ज़मीन में अगर कीड़े का अगर कोई प्रकोप है, जैसे दीमक का है या वाइट ग्रब वगैरह का है, तो आपके सिंचाई के साथ जो सुविधा आपको बताए हैं, जो पानी के साथ साथ देंगे, तो मैं उसी के साथ में जैसे नीम का तेल होता है जो कि जैविक में आता है, तो नीम का तेल प्रयोग करने के बाद में हमारी जितने भी जड़ों में लगने वाली जो कीड़े हैं वो हमें उससे रोकथाम हो जाती है, जिससे कि हमारे जो गौवंश को या किसी मवेशी को अगर हम खिलाना चाहें तो उसको नुकसान ना पहुँचे। अगर खेत में खरपतवार हो जाता है तो उसमें प्रभाव पड़ेगा सर इसका? हाँ, स्टार्टिंग में तो प्रभाव कर सकता है, क्योंकि जब खरपतवार उगेंगे तो जो आपने जो खाद डाले हैं वो सारा तत्व वो ले लेगा, क्योंकि इसको उगने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। जब ये बड़े साइज जब हो जाएगा, जिससे कि इसमें धूप नहीं आ पाएगा, धूप ना आने से जो खरपतवार है ऑटोमेटिक अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। शुरू में आपको खरपतवार का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे मैनुअली आपको नलाई गुलाई करनी हो या साइड में ट्रैक्टर चलाना हो, साइड ड्रेसिंग करनी हो, ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है हमारी गौशाला के गौ माता के लिए, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा सर इससे, लेकिन और किसान भाइयों को इससे लाभ मिले, क्योंकि सभी किसान पशुओं पर आश्रित है, निर्भर है, क्योंकि अपना देश जो है कृषि प्रधान होने के साथ साथ पशुपालन का भी हब रहा है। तो जितने भी किसान भाई इसको देख रहे हैं और वो भी नेपियर लगा के अपने पशुओं को हरा चारा खिलाएं। उमेश किसान जी जो हमारे से जो जानकारी लिए हैं नेपियर के बारे में, इससे और किसानों को भी बहुत सारे फायदे होंगे। कोई भी किसान भाई अगर हमसे संपर्क करना चाहे और कोई जानकारी लेना चाहे तो उमा कल्याण ट्रस्ट से आप जानकारी ले सकते हैं। जय गौ माता।